So, today I am going to explain the last lesson from Flamingo. I will explain it to you both in Hindi and English because ultimately you all have to write in your examinations in English. So, please be careful with the word being used. Okay, the last lesson, अंतिम अध्याय, लास्ट लेसन। इसका नाम पड़ा है, इस कहानी का नाम, द स्टोरी हैज बीन गिवन नेम द लास्ट लेसन। Written by Alfonso Daudet. So as this story is belongs to the foreign culture and the story is of foreign history. आपने देखा होगा कि ये विदेशी इतिहास का एक हिस्सा है। यह कहानी कहां हो रही है? The last session is set in the days of Franco-Prussian War. ये फ्रैंको प्रूशियन वॉर, फ्रांस और प्रूशियंस के बीच जो युद्ध हुआ था 1870-71 के बीच में, यह उस समय की घटना है। इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाई प्रूशिया, जिसमें फ्रांस को प्रूशिया ने क्या कर दिया? हरा दिया और उस देश को अपने कब्जे में ले लिया। और आपको इस कहानी में यह बताया जा रहा है कि ऐसा होने से, जर्मन्स का या प्रूशियंस का फ्रांस को अपने कब्जे में ले लेने से वहां के स्कूल और वहां की भाषा में इसका कैसा प्रभाव पड़ता है। यह कहानी एक फ्रांसीसी बच्चे फ्रेंच, उसके द्वारा अपने शब्दों में बताई गई है। इस कहानी में आपने देखा होगा कि वह इसीलिए आई मैं का इस्तेमाल कर रहा है और वह अपनी कहानी में बता रहा है कि क्या क्या हुआ और उसकी कहानियों से हमें सार निकालना है कि हमें उसमें समझ में आया क्या होता है। कहानी की शुरुआत में वह बताता है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, से लुभा रही हैं, एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। इन द ओपन फील्ड, खुले मैदान में, कहां के? बैक ऑफ द सॉमिल, वहां पे जो सॉ मिल है, आरा मशीन है, वहां प्रूशियन सोल्जर्स क्या कर रहे हैं? ड्रिल करते हैं ना, मार्च पास्ट कर रहे होंगे, कुछ खेल कूद दौड़ भाग कर रहे होंगे, मतलब अपना अभ्यास कर रहे होंगे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। यह सब उस रूल ऑफ पार्टिसिपेंट्स, अब उसके मन में भाव उठ रहा है, यह सब कितना आकर्षक है, कितना लुभावना है उस पार्टिसिपेंट्स के नियमों के से ज्यादा ही। और उसके मन में ऐसा विचार आ रहा है कि अब मैं छोड़ के स्कूल ना जाके वहां चले जाऊं। लेकिन फिर उसके बाद वो अपने मन के भाव को, अपने स्कूल के प्रति लगाव को जोड़ते हुए क्या बताता है? आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। यहाँ पे स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, विरोध करने की क्षमता बोल रहा था। किस चीज का विरोध करना चाहता है वो? क्या बोल रहा है? पर मुझ में विरोध करने की क्षमता थी। तो किस चीज का विरोध करने की क्षमता थी उसे? उसके मन में जो भाव उमड़ रहे हैं कि स्कूल छोड़कर मैं बाहर के लुभावने मौसम का मजा लेने निकल जाऊं, इस भावना का विरोध करने में मुझ में ताकत थी, बोल रहा है। मतलब ये बता रहा है कि मैं मन से उतना कमजोर नहीं हूं, मेरे में उतनी क्षमता है, उतना कंट्रोल है कि मैं इस It was all much more tempting than the rule for participles. यह सब उस रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, अब उसके मन में भाव उठ रहा है, यह सब कितना आकर्षक है, कितना लुभावना है उस पार्टिसिपल्स के नियमों के से ज्यादा ही। और उसके मन में ऐसा विचार आ रहा है कि अब मैं छोड़ के स्कूल ना जाके वहां चले जाऊं। लेकिन फिर उसके बाद वो अपने मन के भाव को, अपने स्कूल के प्रति लगाव को जोड़ते हुए क्या बताता है? आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। यहाँ पे स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, विरोध करने की क्षमता बोल रहा था। किस चीज का विरोध करना चाहता है वो? क्या बोल रहा है? पर मुझ में विरोध करने की क्षमता थी। तो किस चीज का विरोध करने की क्षमता थी उसे?
उसके मन में जो भाव उमड़ रहे हैं कि स्कूल छोड़कर मैं बाहर के लुभावने मौसम का मजा लेने निकल जाऊं, इस भावना का विरोध करने में मुझ में ताकत थी, बोल रहा है। मतलब वो ये बता रहा है कि मैं मन से उतना कमजोर नहीं हूं, मेरे में उतनी क्षमता है, उतना कंट्रोल है कि मैं स्कूल को चुनूं, न कि इन आकर्षक नजारों को। और फिर वो बोलता है एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और फिर वह स्कूल की तरफ चला गया। When I passed the town, when I passed the town, when I passed the town hall, there was a crowd in the front of bulletin board। अब वो अपने गांव के तौर तरीके और नजारों को बताने का प्रयास कर रहा है और बता रहा है कि जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, आई पास्ड, तो वहां पर क्या थी, भीड़ लगी हुई थी। किसके सामने में? इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने में कुछ भीड़ लगी हुई थी। क्योंकि जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया था, फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। जैसा कि आपको पहले ही लाइन में, पहले ही इंट्रोडक्शन में बता दिया गया था कि जो फ्रैंको प्रूशियन वॉर है वो कितने दिनों के लिए चला था? 1870 से 1871, मतलब लगभग 2 वर्षों के लिए। वही चीज बता रहा है, फॉर द लास्ट 2 years, पुराने 2 सालों में हमें जितनी भी बुरी खबरें मिली थी आज तक के, वह सारी बुरी खबरें उस बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से ही हमें मिली थी। और वह बुरी खबरें क्या क्या थी? कि वह युद्ध हार चुके थे, द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, और किसी प्रकार के कुछ ड्राफ्ट आ रहे होंगे, आदेश आ रहे होंगे, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, अब उस जगह का एक कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया होगा। और जब ये जो ड्राफ्ट आया होगा कि भाई अब एल्जेक और जो लोरेन है, अब वह प्रूशिया के हिस्से में माने जाएंगे, न कि वो अब फ्रांस का हिस्सा रहेंगे। इस प्रकार की खबरें उन्हें कहां से मिली? बुलेटिन बोर्ड से मिली। और उसके बाद वो सोचता है, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, अब जब उसने उस बुलेटिन बोर्ड और उसके आसपास में उस भीड़ को देखा, तो उसने अपने आप से पूछा, और उसने बताया अपने आप से पूछा, लेकिन किस स्थिति में? विदाउट स्टॉपिंग। लेकिन वह स्कूल की तरफ जाने से अपने रुक नहीं रहा था, वो लगातार चल रहा था। व्हाट कैन बी मैटर नाउ? अरे भैया अब क्या हो गया? देन फिर क्या हुआ? As I hurried as fast as I could go, जब वो जल्दी जाने लगा, कहां जाने लगा? स्कूल की तरफ जाने लगा। तो द ब्लैक स्मिथ, जो लोहार था, जिसका नाम वॉचर था, जो वहां पर मौजूद था, कहां पर मौजूद था? Who was there? Where? कहां पर मौजूद था वो? वो जो लोहार था, ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार, वो कहां पर था? वह उस बुलेटिन बोर्ड के पास खड़ा था। किसके साथ था? अपने अप्रेंटिस, अपना जो प्रशिक्षु होगा, जो एक चेला रखा हुआ अपने साथ, और क्या कर रहा था? उस बुलेटिन को पढ़ रहा था। उसने क्या किया? उसे आवाज दी और उसको बोला कि भैया तुमको इतना जल्दी जाने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत इत्मीनान से स्कूल पहुंच जाओगे। लेकिन वो क्या, अब फ्रेंच क्या सोचता है? आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। लेकिन फ्रेंच को लगा कि वो तो उसका मजाक बना रहा है, क्योंकि वह तो पहले से ही स्कूल के लिए देर हो चुका था। वह सब चीज को छोड़ा और एक सांस में कहां पहुंच गया? स्कूल पहुंच गया। यहाँ पे एम हेमेल्स लिटिल गार्डन, जो कि उनका स्कूल था। एम हेमेल का जो गार्डन था वही उनका स्कूल था। यूजुअली, आमतौर पर देखिए, अब स्कूल की घटना को बता रहे कि पहले वह स्कूल कैसा हुआ करता था और अब मौजूदा स्थिति में वह स्कूल कैसा हो गया है। वास्तविक जो स्कूल का जो सीन है वो उसको बता रहा है कि सुबह सुबह उस स्कूल में क्या क्या हुआ करता था। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन, स्कूल कब शुरू होता था? सुबह के समय शुरू होता था। तो वहां क्या क्या होता था? वहां पे बहुत कोलाहल, हल्ला गुल्ला होता था, ग्रेट बशल, मतलब बहुत शोर शराबा हुआ करता था। और शोर शराबा को
की तारीफ करते हुए बता रहे कि वो शोर शराबा इतना हुआ करता था कि उसकी आवाज बाहर गली तक आती थी। वहां पे उसमें डेस्क के खोलने बंद करने के और नाना प्रकार के उठा पटक की आवाजें आती थी, और उसमें लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, एक सुर में। जो हम बच्चे लोग देखोगे ना, का खा गा गा अंगा, बच्चे लोग जब प्राइमरी में चिल्लाते हैं तो वह एक सुर में होता है। उस प्रकार के लेसन्स की आवाज बाहर आती थी, वेरी लाउड। उसके बारे में बता रहे कि वो इतने तेज हुआ करती थी कि उनको सुनने के लिए अपने हाथ अपने कानों में लगाने पड़ते थे। और वहीं पे वहां के टीचर्स के बारे में बता रहा है कि वो कैसे टेबल में अपने डंडे को पटकते हुए इधर से उधर घूमते रहते थे, लेकिन उसके बाद वो आश्चर्यचकित हो रहा है कि आज ऐसी कोई आवाज आ क्यों नहीं रही है। क्योंकि उसने ये शब्द जो बोला, बट नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, क्योंकि आज ऐसी कोई आवाज स्कूल से नहीं निकल रही थी। बाप रे, बोले आज क्या बात है, आज कुछ कोई आदमी इतना कुछ बोल कैसे नहीं रहा, इतना शांति कैसे है, दूर से उसको कुछ सुनाई ही नहीं दिया। उसको तो ऐसा लगने लगा था कि हो सकता है कि आज स्कूल बंद हो, क्योंकि उसने तो क्या बोल रहा है वो, आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। क्योंकि उसने तो योजना बनाई थी कि इस हल्ला गुल्ला जो आमतौर पर उस स्कूल में हल्ला गुल्ला होते रहता है, जब वो हल्ला गुल्ला हो रहा होगा तो चुपचाप जाके बिना किसी को दिखे अपने डेस्क में बैठ जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है आज, बट दैट डे हैज टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। यहां पे संडे मॉर्निंग बताया गया, इस बात को ध्यान दीजिएगा। एक्चुअल क्रिश्चियनिटी में जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो संडे के दिन चर्च जाया करते हैं, और चर्च में वो ज्यादा हल्ला नहीं करते। तो संडे मॉर्निंग का मतलब यहाँ पे शांति। संडे मॉर्निंग में जब उन लोग सब पूरा गांव एक जगह भले ही इकट्ठा हो जाए, पूरा समुदाय एक जगह भले ही इकट्ठा हो जाए, लेकिन वह हल्ला नहीं करते, एकदम शांत रहते हैं। जैसे हम मंदिर में जाके शांत रहते हैं ना, उसी प्रकार। तो बोल रहा है आज स्कूल उसी प्रकार का शांत दिख रहा है। दो द विंडो आई सॉ थ्रू द विंडो, और उसके बाद वो झांक के देखता है तो दिखते हैं, हाँ यार मेरे दोस्त लोग तो हैं। और क्या देखता है, और वो अपने जगह पर भी बैठे हुए हैं। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और एम हेमल अपनी नियमित तौर तरीकों के हिसाब से ऊपर नीचे इधर उधर घूम भी रहे हैं, और अपने हाथ में वो एक रूलर रखे भी हुए हैं, जो डंडा रखे हुए हैं। अब दिक्कत ये थी कि अब उसको उस दरवाजे को खोल के जाना था अंदर, और उसको सबके सामने में अब घुसता था। अब जो उसका योजना था पुराना कि मैं चुपचाप बिना किसी को दिखे इस हल्ला गुल्ला में बीच में घुस के बैठ जाऊंगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा, लेकिन आज तो पूरी शांति थी। अब उसको समझ में आया कि अरे यार अब तो मेरा प्रोग्राम फेल हो गया। तभी वो बोल रहा है आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी। गो इन बिफोर इन एवरीबॉडी, बिफोर इन एवरीबॉडी का मतलब है यहां पर सबके सामने। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना था, एंड गो इन, और अंदर जाना था, बिफोर एवरीबॉडी, सबके सामने। अब उसको अब भाई लेट में आया है, दरवाजा खोलता, सबके सामने अंदर घुसता, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं वो बोल रहा है यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ आई फ्राइटेंड आई वाज, कि मैं कितना ज्यादा अपने आप में शर्मिंदगी और डरा हुआ महसूस कर रहा होऊंगा। वो डर के गया कि भैया अब आज तो डांट पड़ेगी, आज हम हेमेल देखेंगे, तो मैं सबके सामने में घुसूंगा, बड़ा समस्या है। लेकिन हुआ क्या, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हेमेल उसे देखे, सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़े प्यार से बोले अपने जगह में बैठ जाओ लिटिल फ्रेंजी। और ये तो बड़ा ही विरोधाभासी हो गया था, वेरी कॉन्ट्रेरी इट वाज दैट मिस्टर हेमल हैज सेड नथिंग टू हिम।
मिस्टर हैमर यहां तक भी बोल रहे हैं उसको कि भाई हम तो तुम्हारे बिना भी शुरू करने वाले थे। वो जैसे ही सुना, आई जंप्ड ओवर द बेंच, एकदम जल्दी जल्दी जाके अपने स्थान पे वो बैठ गया। और तब उसने एक बात ध्यान दी, थोड़ी देर बाद जब जब इन सब कोलाहल से उसका दिमाग शांत हो गया, जब वो बोल रहा है ना, नॉट टिल देन व्हेन आई गॉट अ वेरी लिटिल ओवर माय फ्राइट, मतलब उसका जो अभी तक जो डर था कि मेरे को सब डांटेंगे, मैं शर्म लगेगी, सब मेरे क्या बोलेंगे, जब इन सब चीजों से वो उबर गया, तब उसने एक चीज को ध्यान दिया। क्या चीज ध्यान दिया? कि उसके गुरुजी ने तो आज बहुत बढ़िया बढ़िया शर्ट पहना है, बहुत बढ़िया कोट पहना है, टोपी लगाई है। लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं था। वो तो हमेशा इसको इंस्पेक्शन मतलब जब जांच होती थी स्कूल की, या कोई इनाम देने का दिन होता था, जिस दिन कोई समारोह वगैरह होता था, उस दिन वो पहनते थे। लेकिन आज वो पहन के आए थे, थोड़ा सा अलग तो था बात। ऐसा क्यों है भाई? और उसके बाद वो क्या देखता है कि आज स्कूल में जो पीछे का जो बेंच हमेशा खाली रहा करता था, वह तो आज पूरा भरा हुआ है। द लास्ट बेंचेस वर ऑलवेज एम्प्टी, बट द विलेजर्स आर सिटिंग देयर। सम विलेजर्स आर सिटिंग ऑन दैट बेंचेस। पीछे की खाली बेंचेस पे कुछ विलेजर्स बैठे हुए हैं। और उसमें कौन कौन शामिल है? उसमें ओल्ड हाउसर है, फॉर्मर मेयर है, फॉर्मर पोस्ट मास्टर है, और भी बहुत से लोग हैं। और सबकी खासियत क्या है? एवरीबडी लुक्ड सैड, एवरीबडी आर लुकिंग सैड। दे ऑल लुक्ड सैड। और वहीं पे क्या बता रहा है कि जो एम ओल्ड हाउसर है वो क्या लेके आया है? वो अपना पुराना, भाई ओल्ड हाउसर है मतलब बूढ़ा व्यक्ति है, और बूढ़ा व्यक्ति अपने समय में जो वो पहाड़े की किताब पढ़ता रहा होगा, वर्णाक्षरी की किताब जो पढ़ता रहा होगा, वो उसको लेके भी आया है। और उस किताब को देख के समझ में आ रहा है कि वो कितना पुराना होगा, क्योंकि वो थम्ब्ड एट एजेस, मतलब एकदम फट फूट के खराब हो गई है। और वह उसको अपने घुटने में खोल के चश्मे को उसके ऊपर रख के बैठा हुआ है। ये सब वो देख रहा है। व्हेन आई वाज वंडरिंग, और जब वो ये सब चीज के बारे में सोच रहा था, बड़ा कंफ्यूज्ड था, एकदम सा बैठा हुआ था कि भाई ये सब उल्टा पुल्टा हो क्या रहा है। आज स्कूल एकदम शांत सा है, आज स्कूल में सभी लोग उपस्थित हैं, यहाँ तक के बूढ़े लोग भी आए हैं, आम व्यक्ति लोग भी आए हैं, वो क्या रहा है। और उसी समय वो क्या देखता है कि एम हेमेल जाके अपनी चेयर बैठ जाते हैं, और अपने उसी ग्रेव, देखिए ग्रेव के दो अर्थ होते हैं यहाँ पे, मैंने आपको कल थोड़ा बताना भूल गया था। ग्रेव के दो अर्थ होते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। जब उसका इस्तेमाल एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है तो वह गंभीर हो जाता है, पर वह जब नाउन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो वह कब्र भी हो जाता है। ठीक है ना, जहां पे दफनाया जाता है। अब वो देखता है कि एम हेमेल अपने उसी गंभीर और जेंटल भाषा में बोलते हैं जो हमेशा वो उसके लिए इस्तेमाल करते। तो बता रहे कि वो हमेशा मेरे को इसी प्रकार, मतलब उसके लिए नहीं, वो सभी के लिए इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते थे। और बोल रहे हैं, अब बता रहे हैं, अब जो एम हेमेल हैं, जो वहाँ के शिक्षक हैं, वो अपने भाषण के रूप में, अपनी शुरुआती लाइन के रूप में बता रहे हैं कि मेरे बच्चों, आज यह अंतिम अध्याय होगा जो मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं, क्योंकि प्रूशियंस ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया है, और बर्लिन से यह आदेश आ गया है कि अब एल्जैक और लोरेन के स्कूलों में अब केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। जर्मन भाषा का यहाँ पे शिक्षण लेखन होगा, और यहाँ पे अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। और इस जर्मन भाषा की शिक्षा के लिए जो शिक्षक हैं वो आने वाले समय में कल तक आपके घर, आपके स्कूल तक आ जाएंगे। The German teacher would arrive the next day and this was the last lesson in French। और आज जो आपको फ्रेंच का लेसन दिया जाएगा वह अंतिम पाठ होगा। And he wanted them to pay attention। और वह चाहते थे कि सभी वहां उसकी बातों पर ध्यान दें। What the thunderclap! यहाँ पे बता रहे कि इस शब्द को सुनते साथ ही
जो फ्रेंच था वो बड़ा ही शॉकिंग हो गया। फ्रेंची फील शॉकिंग टू नो दैट ही कुड नॉट लर्न फ्रेंच। क्यों? उसको शौक क्यों लगा? अरे बाप रे, अब क्या मैं अब फ्रेंच कभी नहीं पढ़ पाऊंगा। और अभी तो मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा जान भी नहीं पाया हूँ, ना मेरे को लिखना आता है, ना मैं पढ़ पाता हूँ। और ऐसा अब वो अपने आप को दोष भी दे रहा है ना, ऐसा उसने क्यों किया? वो कभी अंडे, चिड़िया के अंडे खोजने निकल जाया करता था, कभी जार नाम के सार, एक नदी है, सार जो है वो फ्रांस की एक नदी है, फ्रांस से जो गुजरती है, सार में जाके वो स्लाइडिंग किया करता था। अब उसको अपनी पुस्तकें याद आ रही हैं जो कुछ देर पहले उसके लिए किसी कीमत की नहीं थी, मतलब वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान तो देता नहीं था। सो हैवी टू कैरी, उठाने में कितना वो लगता था, कितना वजन होता था उसके लिए। लेकिन अब धीरे धीरे उसके लिए क्या होता जा रहा है वह, अरे बाप रे, मेरा ग्रामर का लेसन, मेरा संतों की हिस्ट्री, ये सब मेरे पुराने मित्र हो जाएंगे अब। और मैं इनको नहीं छोड़ना चाहता, वो बिल्कुल नहीं चाहता कि वह इन सब चीजों को त्याग दे। और अब उसे यह पता चला है कि अब उसे अब यह सब नहीं पढ़ाया जाएगा। तो यह उसके लिए क्या हो गया, बड़ा ही शॉकिंग था। एक थंडर क्लैप, एक वज्रपात की तरह उसके ऊपर यह बात गिरी। एंड एम हेमेल टू, अब एम हेमेल के बारे में बता रहा है कि वैसे उसको वो आमतौर पर पसंद नहीं करता था, लेकिन जैसे ही उसने यह बात जानी कि अब वो दोबारा एम हेमेल को नहीं देख पाएगा, तो वो सारा चीज भूल गया, उनके डंडे के बारे में भूल गया कि वो कितने क्रैंकी है, इसको भी भूल गया। क्रैंकी मतलब बहुत गुस्सैल। पोर मैन, अब वो बोल रहे, बाप रे, अब उनके बारे में वो सोचना शुरू कर रहा है कि हाँ, अब मेरे समझ में आया कि ये जो कपड़े आज हमारे एम हेमेल जी ने पहने हुए हैं, एकदम संडे क्लॉथ्स की तरह। मतलब संडे क्लॉथ्स का मतलब फिर वही आ गया, संडे के दिन जो ईसाई लोग होते हैं वो बिल्कुल नया नया कपड़ा, कोट पैंट शर्ट पहन के चर्च जाते हैं हर संडे। तो अब उसको समझ में आया कि ये इस प्रकार का क्यों पहने हुए हैं, क्यों सारे जो गांव वाले हैं वो आके यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे बड़ी गहरी लाइन बोल रहा है, इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी। It was because they were sorry. They were sorry. क्यों सॉरी थे वो? क्योंकि उन्होंने भी अपने स्कूल जाने के समय में स्कूल को बंक कर दिया था, वो नहीं जाते थे, छोड़ दिया था। और इसकी बात की वो सॉरी के लिए वहां पर क्षमा मांगने विलाप, मतलब अपना पछतावा प्रस्तुत करने आए कि भाई हमको जब जरूरत, जब आप पढ़ाते थे तब हम पढ़ते नहीं थे, अब आप जा रहे हैं, हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। इस प्रकार से वो उसको विदाई देने के लिए वहां पर आए हुए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, यह उनका तरीका था, इस प्रकार से वो अपने शिक्षक को वहां पर धन्यवाद ज्ञापित करने आए थे उनके 40 वर्ष की ईमानदार फेथफुल सर्विस, ईमानदार सेवा के लिए। और अपने देश को भी वह इस प्रकार से एक प्रकार से सम्मानित कर रहे थे, क्योंकि अब वह देश भी उनका नहीं रह गया था। अब जब यही सब चीज वह सोच रहा था, उसी वक्त अब कक्षा तो चल रही थी। तो अब बात आई कि भैया चलिए आप इसको पढ़कर सुनाइए। तब उसको पढ़कर सुनाने की उसकी बारी आई थी। What would I not have given to be able to say? What would I had not been able to say? Given to be able to say। अब वो बोल रहा है कि यही वो चीज थी जिसको मुझे नहीं दिया जाना चाहता था। ये इतना भयानक टाइप का पार्टिसिपल का जो रूल है, लेकिन उसके मन में इच्छा भी थी, वो उसको चाहता भी था। He was eager to study and so he was desperate to show his eagerness। वो उसको पढ़ा, एकदम अपने पढ़ के सुनाना भी चाहता था, बिल्कुल बिना रुके, बिना मतलब वो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ उसको पढ़ना चाहता था, बिना किसी गलती के।
लेकिन हुआ क्या, पढ़ाई गॉट मिस्ड अप। भाई जैसा कि अब वो मन तो था उसको पढ़ाने का, चाहता तो वो भी था कि हाँ मैं भी बहुत अच्छे से बिना रुके बोल लूं, सब चीज अच्छे अच्छे से कर लूं, लेकिन वो तो पाठ के बारे में कुछ जानता ही नहीं था, स्कूल तो वो ठीक से अटेंड करता ही नहीं था, पहले ही बता चुका वो अपनी बात में इसको। तो बिल्कुल पहले ही शब्द में जाके अटक गया और चुपचाप वहां पे बेंच को टाइट पकड़ के खड़ा रह गया। अब तो भैया मेरे को डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी। लेकिन हुआ उल्टा, एम हेमेल ने उससे कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं फ्रेंड जी, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, ठीक है तुमको थोड़ा बुरा जरूर लग रहा होगा, लेकिन देखो होता क्या है, बोले वो बता रहे हैं हम हमेशा आने वाले समय के लिए अपने काम को टाल देते हैं कि हम आज का काम कल कर लेंगे, लेकिन देखिए ऐसा भी समय आता है कि आपके पास वो कल आता ही नहीं। और बता रहे हैं कि आइजैक के साथ तो ये परेशानी अब आ गई, क्योंकि आइजैक को ये आदत थी कि वो अपने काम को कल पर छोड़ दे। और आइजैक का कोई भी आदमी पढ़ने में ध्यान तो कभी देता नहीं था। और अब इसीलिए नाउ दोस फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। अब वो किनको बोल रहे हैं, दोस फेलोज, मतलब जो प्रूशियंस अब यहाँ पे आगे कब्जा कर लिए हैं और वो अब आपको यहाँ पे नई नई बातें अपनी संस्कृति आपके ऊपर थोपेंगे, तब अब उनको मौका भी मिल जाएगा बोलने का। अच्छा वो बोलेंगे अरे तुम लोग फ्रेंच मैन बनते हो, तुमको तो ना फ्रेंच लिखने आती है ना तुम फ्रेंच बोल पाते हो, और तुम अपने आप को फ्रेंच बोलते हो। भाई तुम बोलोगे ना कि मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, ठीक है भैया छत्तीसगढ़ी में बोल के दिखा, लिख के दिखा, बोले नहीं बोलना लिखना नहीं आता है, तो फिर काहे के छत्तीसगढ़िया हो, ना तुम बोलना जानते, ना तुम लिखना जानते, ना तुम पढ़ना जानते, लेकिन बट यू आर नॉट। अब बोला केवल तुम ही ऐसे नहीं हो, जो तुम अपने आप को इतना खराब मत समझो, तुम ही एक सब नहीं, हम सभी हैं। We all are a great deal to reproach ourselves। हम सभी को अपने आप में दोष लगाने का अधिकार अब हो गया है। अब हम एक दूसरा अपने आप को ब्लेम कर सकते हैं, और सब में शामिल होते हैं तुम्हारे पेरेंट्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी तुमको इतना पढ़ाने में ध्यान नहीं दिए, वो तो चाहते थे कि तुम जाके खेत में काम करो, मिल में काम करो, ताकि थोड़ा ज्यादा पैसा कमा सको। और मैं भी बता रहे हैं कि भाई मैं भी कोई कम नहीं था, मैं भी तुमको क्या कभी कभी पानी भरने के लिए नहीं भेज देता था, जाओ भाई मेरे फूल में पानी डाल दो, मेरे को जब फिशिंग करने के लिए जाना होता था तो मैं दे दिया करता था। और वैसा करके हेमेल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एक के बाद दूसरी अच्छी अच्छी बातें बताते जा रहे थे कि वो कितनी साफ लैंग्वेज है, वो कितनी लॉजिकल लैंग्वेज है, मतलब वो फ्रेंच की तारीफें करते चले जा रहे थे। और तब वो बताते हैं कि हमें अपनी भाषा को हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए। वी शुड गार्ड, वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस। हमें अपने पास, हमें उसे कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब हम गुलामी के समय में आते हैं, जब हम किसी के गुलाम हो जाते हैं, किसी के दास हो जाते हैं, तब यही भाषा जो होती है वह हमें हमारे प्रिजन के दिनों में, तो हमें हमारे गुलामी के समय में, जब हम जेल में बंद होते हैं, जब हम प्रिजन में होते हैं, जब हम कारागार में होते हैं, उस समय यही भाषाएं जो होती हैं हमें हमारी चाबी की तरह काम आती है। वही हमें वहां पे अपना समय काटने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है। देन ही ओपन द ग्रामर, उसके बाद वो ग्रामर का पुस्तक खोलते हैं, उनको पढ़ाना शुरू कर देते हैं, और उसी समय फ्रेंच को क्या लगता है कि अरे बाप रे, आज तो मुझे सारी चीजें बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, इतना इजी, सो इजी, बोला ना सो इजी, आई थिंक टू, इतना इजी कैसे हो रहा है ये? हो सकता है कि मैंने आज से पहले इतना ध्यान से कभी सुना ही ना हो। बोला नहीं, that he had never explained everything with so much, या नहीं, आज तक मिस एम हेमेल ने तो इतना ध्यान से, इतना धैर्य के साथ कहीं पढ़ाया ही नहीं है।
It seemed almost as if poor man wanted to give us. और ऐसा लग रहा था उस दिन जैसे वो बूढ़ा व्यक्ति क्या करना चाहता है, सॉरी वो जो बेचारा व्यक्ति है पोर मैन में एम हेमेल जो है सारा ज्ञान हमारे दिमाग में डाल देना चाहते एक ही झटके में। और उसके बाद फिर ग्रामर की क्लास होती है, फिर उसके बाद वो सबके लिए नई कॉपियां लेके आए होते हैं और कॉपी में फ्रांस एल्जैक बड़ी सुंदर सी घुमावदार हैंडराइटिंग में लिखे होते हैं। अब उसके बारे में बता रहा है कि वो कैसा लगता है उन्हें, जो फ्रांस एल्जैक जो उनकी कॉपी में लिखा हुआ है। अब यहीं पे अब उसके मन में जो पेट्रियटिज्म की भावना जो है, उसके मन में देशभक्ति की भावना जागती है। वो बोलता है द नोटबुक वर लाइक फ्लैग्स ऑफ फ्रांस। अब वो जो नोटबुक्स थे वो बोल रहे ना द फ्लैग्स लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। वो छोटे छोटे जो फ्रांस एल्जैक जो कॉपी में लिखा हुआ है वो ऐसा लग रहा है जैसे छोटे छोटे झंडे चारों तरफ हमारे लगा दिए गए हों, पूरे क्लास को उससे छाप दिया गया हो। मतलब अब उनके